डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यदि इस टॉपिक की बात करें तो पहले ये 9th क्लास में भी आता था, लेकिन अभी डिलीटेड चैप्टर है ये। 9th में एक चैप्टर आता था डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब पढ़ते थे तो उसमें आता था ये, लेकिन अभी 11th क्लास में ही आता है। जो फर्स्ट यूनिट है बिल्कुल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, और जिसके अंदर हम जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपली समझते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। और क्लासिफिकेशन का नाम, यदि नाम से ही हम आइडिया लगाएं तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टू ग्रुपाइज या टू मेक क्लासेस। जैसे हम क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं तो वो क्लास किस बेस पे बनाई हुई हैं? वो हमारे सब्जेक्ट के बेस पे और हमारे ग्रेड के बेस पे। तो इस तरीके से ऐसे ही जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, तो ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। अर्थ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और उस डाइवर्सिटी को इजीली समझने के लिए उनको हमने क्या किया हुआ है? ग्रुपाइज किया हुआ है। उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाई हुई है। इसके बेस पे, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। और करेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए? सिमिलर। बोल सकते हैं कि उनकी सिमिलरिटी के बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, और उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज की गई शुरुआत में बायोलॉजिस्ट के द्वारा। और अलग अलग सिस्टम आए जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाते थे। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4, 5, 6, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजी ने या ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए, ताकि एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए उनको ग्रुप बना के पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ताकि दूसरों को भी समझाया जा सके इजली, और उनकी स्टडी है वो डीपली की जा सके। उसके लिए ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, जैसे 2 किंगडम में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। 3 किंगडम के अंदर 3 ग्रुप बनाए गए। लेकिन ये अदर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इतने बेनिफिशियल नहीं है जितना हमारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेनिफिशियल। से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की नीड क्या रहती है, ताकि ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है और जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर और बायोस्फीयर में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी किया जा सके। और उससे रिलेटेड जो भी हम उसमें कोई पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसमें हम जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझा जा सके। एक प्रकार से रिसर्च या फिर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिजम्स की क्या की जाती है? क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम मीन्स यहाँ पे हमारे 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं ऑर्गेनिजम्स के। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक बायोलॉजिस्ट ने दिया था, R.H. विटेकर। तो इस साइंस ने या बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। हालांकि ग्रुप बनाने का जो, या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन करने की जो शुरुआत है, सबसे पहले एरिस्टोटल ने कर दी थी। और एरिस्टोटल ने बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो किस पे डिपेंड करता था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूज यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे हम, कि किस किस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो प्लांट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और जबकि एनिमल्स हैं, एनिमल्स के 2 ग्रुप बनाए थे। प्लांट्स में इन्होंने 3 ग्रुप कौन कौन से बनाए थे? हर्ब्स में घास आ जाते हैं, रब्स जो घास से थोड़े बड़े आ जाते हैं, प्लांट झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, और ट्रीज। 3 टाइप्स के इन्होंने जो प्लांट्स है वो बता दिए थे। और एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिनके पास रेड बल्ड होता है वो, और जिनके पास रेड बल्ड नहीं होता है, नॉट रेड बल्डेड। तो सबसे पहले जो नींव रखने का काम किया था, शुरुआत की थी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, वो तो एरिस्टोटल ने की थी। लेकिन इसको और ज़्यादा एडवांस अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने किया। जैसे कार्लस लीनियस का भी नाम पढ़ते हैं,
कार्लस लिनियस। और कार्लस लिनियस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से जो क्लासिफिकेशन है वो शुरुआत की दी थी। इन्होंने दो किंगडम के बारे में बताया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जब भी नाम आता है तो वो कार्लस लिनियस से रिलेटेड रहेगा। और जैसे जैसे फर्दर बायोलॉजिस्ट आते रहे, उन्होंने और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपाइज किया उनकी सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेस पे। और ऐसे ही R.H. विटेकर हैं, जिसका NCERT में अच्छा खासा जिक्र मिलता है कि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। और ये 5 ग्रुप्स क्या क्या थे? सबसे पहला जो इन्होंने ग्रुप बनाया वो था मोनेरा। सेकंड आता है प्रोटिस्टा। तीसरा आता है फंजाई और प्लांट। और लास्ट में आता है एनिमल। और इनके पीछे हम क्या लगा सकते हैं? किंगडम। किंगडम मीन्स बहुत बड़े ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रकार से टैक्सोनोमिक, टैक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की में जब हम बात करते हैं इसकी रैंक की, ग्रुप्स के रैंक की, जैसे छोटे ग्रुप को हम स्पीसीज बोलते हैं, जब स्पीसीज के ग्रुप बना देते हैं तो उनको जीनस बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ फर्दर ग्रुपिंग होती है, और हमारा जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिनके अंदर सारे छोटे ग्रुप आ जाते हैं उसको किंगडम बोला जाता है। इसे 5 किंगडम का नाम दिया गया, और इनके भी आगे फर्दर ग्रुप्स रहते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें, ओवरऑल टोटली 5 ग्रुप्स ही बनाएंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर उनके। तो इन पांचों के हम जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, और इन जो ग्रुपिंग की गई है वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे, ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसमें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक टेबल से, समझेंगे कि जो 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, जाई, प्लांट और एनिमल, इनके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं। यदि 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट आता है तो इस टेबल से भी हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे दिए हुए हैं करेक्टर्स, जैसे सेल टाइप। सेल टाइप मीन्स सेल किस टाइप की मिलेगी। और सेल की जब हम टाइप की बात करते हैं तो 2 टाइप की सेल रहती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स। और प्रिमिटिव सेल्स में क्या रहता है? नेक्ड न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। तो हमारा जो किंगडम मोनेरा है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। पुराने टाइप के, जब इवोल्यूशन हुआ था अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स बनने की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल ही आई थी, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे किंगडम है वो सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। और यूकैरियोटिक सेल क्या रहती है? ट्रू सेल या फिर ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एडवांस सेल भी हम बोलते हैं इसको। एडवांस सेल क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसलिए यूकैरियोटिक, यू का मतलब ही ट्रू रहता है यहाँ पे। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे हमारे जो बाकी 4 किंगडम है वो सारे यूकैरियोटिक है, एक किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है। यदि इनकी सेल वॉल की बात करें तो प्लांट के अंदर हम बढ़ते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसे ही सेल वॉल हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल के ऊपर भी एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक्स्ट्रा कवरिंग रहती है, और इसकी सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। प्लांट के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो हमारे मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। और वो किससे बनी होती है? सेलुलोज नहीं है तो और क्या है उसके अंदर? पॉलीसैकेराइड, मतलब शुगर प्रेजेंट होती है, और साथ में अमाइनो एसिड, दोनों का मिक्स होके एक सब्सटेंस बनता है, और सबसे बनती है की सेल वॉल। जबकि प्रोटिस्टा में कौन आ जाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लगभग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर कुछ के अंदर क्या है? प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती हैं। उसके बाद फंगस के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन नाम की सब्सटेंस की बनी होती है। और प्लांट्स में तो हम पढ़ते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जो हम पेपर पे लिखते हैं, ये पेपर भी सेलुलोज का ही बना होता है। और प्लांट के अंदर जो भी स्ट्रेंथ होती है, मजबूती आती है, वो सेल वॉल की वजह से, और उसके अंदर जो मेन कंटेंट है सेलुलोज की वजह से ही आती है। और एनिमल में हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात अभी हमने की थी, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए वहाँ पे फाल्स न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। और वहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड।
और यहाँ पे हम बात करें बाकी सबकी, इनके अंदर क्या रहेगा, हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस चीज़ की बनी होती है और उसके अंदर सेल हैं या टिश्यू हैं या फिर ऑर्गन हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी सेल के मिलके बनी हुई है, सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, सेल आगे टिश्यू नहीं बनाती। और यहाँ पे भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और खासकर कैसा, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल की ही यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर मिलते हैं। यहाँ पे हम फंजाई में देख सकते हैं मल्टी सेलुलर कंडीशन मिलती है, फंगस ज़्यादातर एक सेल से ज़्यादा से मिलके बने होते हैं और लूज टिश्यू होते हैं। लूज टिश्यू मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते, उसमें सेल हैं वो इजिली सेपरेट हो सकती हैं। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया जाता है, प्लांट में ऑर्गन लेवल तक ही पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर मिलता है एनिमल्स के अंदर। अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं हम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो एनिमल्स में ही मिलता है, प्लांट्स में सिस्टम अपसेंट रहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है फूड है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं या फिर दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ऑटोट्रोपिक भी रहता है और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी रहता है। ऑटोट्रोपिक में ये फूड अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, कीमोसिंथेटिक प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन से भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और सनलाइट से भी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, तो ये ऑटोट्रोपिक मोड भी शो करते हैं। और हेटरोट्रोपिक में ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे फंगस मिलेंगी। और पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब है ये पैथोजन के रूप में भी काम कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में यदि रहेंगे तो वहाँ से उसका फूड वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह वो लेते रहेंगे और उसको डिजीज वगैरह कोज कर सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बताया यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके अंदर भी प्लांट और एनिमल, यूनिसेलुलर प्लांट और यूनिसेलुलर एनिमल पढ़े जाते हैं। तो जाहिर सी बात है प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं और एनिमल हेटरोट्रोपिक होते हैं। और फोटोसिंथेसिस ही है, कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में ही मिलता है मोनेरा के अंदर। के बाद फंजाई की बात करें तो ये हेटरोट्रोपिक होती हैं, इनके अंदर कोई भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और ये सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगी। और पैरासिटिक मीन्स ये भी अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर सकती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जिस पे डिपेंड करेंगे उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, और प्लांट में मेनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करके ये फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिजम्स की या फिर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे हेटरोट्रोपिक मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ऑर्गेनिज्म, और इसमें होलोजोइक, होलोजोइक मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक करते हैं, जैसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आते हैं। सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब क्या करते हैं ये, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रह सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। तो हेटरोट्रोपिक हर टाइप का मोड न्यूट्रिशन मिल सकता है एनिमल के अंदर, और ऑटोट्रोपिक स्पेशली किसके अंदर मिलेगा, प्लांट्स के अंदर। और हेटरोट्रोपिक स्पेशली हमने एनिमल में तो पढ़ा है, इसके अलावा फंगस के अंदर मिलता है। ऑटो एंड हेटरो दोनों मोनेरा और प्रोटिस्टा में मिल सकता है। तो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे हालांकि देख भी लिए हैं। उसके बाद हम सबसे पहला किंगडम देख लेते हैं, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के अंदर ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो बैक्टीरिया ही आते हैं। और बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, अभी हमने पढ़ा भी था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ते हैं हम, इनकी शेप्स के बेस पे 4 टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि रहेंगे कोकस, बैसिलस। शेप के बेस पे बैक्टीरिया के मेनली 4 टाइप बनाए गए हैं, स्पाइरलम और विब्रियो। और कोकस में स्पाइरिकल बैक्टीरिया आ जाते हैं, में रोड शेप्ड बैक्टीरिया आएंगे। स्पाइरलम में स्प्रिंग जैसे बैक्टीरिया आते हैं, टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और विब्रियो में कोमा जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है। और बैक्टीरिया जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हालांकि हमने टेबल से भी पढ़ लिए, अब हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि ये किस किस ग्रुप्स में आते हैं। तो मेनली इस मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया ही आते हैं, और बैक्टीरिया को हम उनकी हैबिटेट या उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया
आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया भी मिलते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ट्रू। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। आर्की मीन्स ये कुछ ऐसे हैबिटेट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसमें नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। और सेकंड नंबर पे क्या रहेगा हमारा, कुछ माइकोप्लाज्म्स भी रहते हैं यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये ऐसे हार्श हैबिटेट के अंदर या फिर एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। और क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग, या फिर स्ट्रेंथ उसके अंदर काफ़ी मिलती है। स्ट्रॉन्ग सेल वॉल या फिर मजबूत सेल वॉल काफ़ी रहती है इनकी, जो उनको एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड या फिर हॉट या फिर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो इसी में आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं हाई एसिडिक कंडीशन, जहाँ पे पीएच बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे मिथेनोजेंस के अंदर आ जाते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, जो कि र्यूमिनेंट्स, र्यूमिनेंट्स हमारी जो कैटल्स हैं वो आ जाते हैं, तो उनकी गट में पाए जाते हैं, र्यूमिनेंट्स की गट्स में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया है, इसी के अंदर हम पढ़ लेते हैं ये यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या आ जाते हैं, ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। और ट्रू बैक्टीरिया में दो हमने पढ़े हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रोपिक भी मिलते हैं, हेट्रोट्रोपिक। जैसे साइनोबैक्टीरिया का नाम लिया था मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको। साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और इसके अंदर एक खास बात है कि एक हेट्रोसिस्ट नाम की सेल मिलती है, हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक भी होते हैं, डिजीज वगैरह कोज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। इसके अलावा कुछ यूजफुल नेस भी रहती है इनकी हमारे ज़्यादातर कामों में, जैसे कमर्शियल प्रिपरेशन में, अल्कोहल, ब्रेड वगैरह प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं इनको। इसके अलावा काफ़ी सारे केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस की जाती है। चैप्टर रहता है सेपरेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम ज़्यादातर इनके क्या पढ़ते हैं, तो यूजफुलनेस है वही पढ़ी जाती है। जैसे एंटीबायोटिक्स बनती है, अल्कोहल, ब्रेड वगैरह केमिकल सब्सटेंस, बॉडी के लिए कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया रहते हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्म देख लेते हैं। माइकोप्लाज्म कैसे रहते हैं, ये प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO भी इनको बोला जाता है। और इनकी खास बात क्या रहती है, ये ऑक्सीजन लैक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, इनके पास सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट रहती है, और ये भी पैथोजेनिक हो सकते हैं, डिजीज वगैरह है वो कोज कर सकते हैं। इतना ही जर्नल सा आइडिया रहता है माइकोप्लाज्म्स के बारे में। इतना जरूर याद रखना है कि किस में आता है, ये फर्स्ट किंगडम में आता है, किंगडम मोनेरा में। उसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम है वो देख लेते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो रहेंगे ज़्यादातर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, यू न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होता है। के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स लगभग आ जाते हैं सभी, जो यूनिसेलुलर रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो इसमें रहेंगे प्लांट और एनिमल के अलावा, और इसके हमने मेनली 4 ग्रुप बनाए हुए हैं। 4 में जैसे डाई एटम्स, डिनोफ्लैजलेट्स, 4 नहीं है बल्कि 5 रहेंगे। और उसके बाद है यूग्लिनोइड, और एक रहेगा प्रोटोजोआ, और एक रहेगा स्लाइम माउल्ट्स।
इस टाइप के जो ग्रुप बने हुए हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और डायटम्स में ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे लगते हैं कि 2 यूनिट से मिलकर बने हुए हैं और इनकी सेल वॉल काफ़ी मजबूत रहती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की। और सिलिका जैसे रेत में पाया जाता है, जो कि अनडिस्ट्रक्टिव होता है, इतना जल्दी आसानी से डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जिसकी वजह से यदि ये ऑर्गेनिज्म इनकी डेथ होती है तो ये इकट्ठे होते रहते हैं और ओशन के अंदर इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप को काफ़ी साल के बाद यदि हम देखें, वो एक बहुत बड़ा है और उस जगह को हम क्या बोलते हैं फिर? डाई एटोमिशियस अर्थ। और ये ज़्यादातर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और एनसीईआरटी में एक लाइन दी जाती है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। समुद्रों में ये मेनली किसका काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स का। जो भी जैसे हम फूड चेन में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, जिसके ऊपर बाकी सारे लेवल डिपेंड होते हैं। तो ज़्यादातर फूड प्रिपरेशन का काम डायटम्स का होता है ओशंस के अंदर। तीनों फ्लैजलेट्स, इनके अंदर 2 फ्लैजला होते हैं। 2 फ्लैजला एक लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है और एक ट्रांसवर्स साइड में। और इनकी भी कुछ खास बात होती है। इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे रेडिटाइड्स क्रिएट करते हैं। गोनियलेक्स नाम का एक डिनोफ्लैजलेट्स है, जो कि समुद्रों में जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो रेड कलर आ जाता है पानी का, और उसको हम रेडिटाइड्स बोलते हैं, जो कि काफ़ी टॉक्सिक रहता है। टॉक्सिक सब्सटेंस इससे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो सकते हैं। उसके बाद युगलिनोइड के अंदर एक युगलिना ऑर्गेनिज्म आता है। और युगलिना की खास बात क्या रहती है कि ये कनेक्टिंग लिंक है। इसके अंदर प्लांट के करेक्टर भी हैं और एनिमल के करेक्टर्स भी। तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है यदि इसको सनलाइट मिले, और यदि सनलाइट ना मिले तो ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। इसके अलावा ये मूवेबल होता है, अपनी शेप वगैरह मूव करके आगे लोकोमोशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट वगैरह शो कर सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है जो ज़्यादातर प्लांट और एनिमल दोनों के शो करता है। इसके अलावा जो स्लाइम माउल्ड एक प्रकार का फंगस है जो कि ब्रेड के ऊपर भी उगता है, इसलिए इसको ब्रेड माउल्ड भी बोला जाता है। राइजोप्स के अंदर आ जाते हैं। और जब ये ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर लेते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम हम पढ़ते हैं एक मलेरियल पैरासाइट भी होता है। लेकिन ग्रुप ऑफ स्लाइम माउल्ड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ग्रो कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं, तो उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर क्या आ जाते हैं? कुछ ऐसे जो कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, और जोआ मीन्स एनिमल्स, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं। और इसके भी आगे फर्दर 4 ग्रुप्स बने हुए हैं। और 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ में कुछ अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनको हम अमीबोइड बोलते हैं। दूसरा, किसी के पास सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिया, इसलिए उनको सिलिएटेड बोला जाता है। जिनके पास फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं उनको फ्लैजलेटेड बोलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पोर लाइक प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। स्पोर लाइक सेक्टेड स्टेज होती है इनकी, इनको स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। अमीबोइड में अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, अमीबोइड। और सिलिएटेड में पैरामीशियम है जैसे वो आ जाता है। इसके अलावा फ्लैजलेटेड के अंदर जैसे ट्राइपेनोसोमा एक बैक्टीरिया या फिर एक प्रोटोजोआ होता है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज कर सकता है, स्लीपिंग सिकनेस, वो आ जाता है। और स्पोरोजोइट्स के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाता है। और ये प्लाज्मोडियम कौन सा है? मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया डिजीज कोज करता है, वो आ जाता है। और जब ये एनिमल्स या ह्यूमंस में ज़्यादातर मलेरिया फैलाता है, तो जिस भी स्टेज के अंदर ये आता है एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर, वो स्पोर लाइक स्टेज होती है, स्पोर लाइक स्टेज, तो स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं प्रोटोजोआ के 4 क्लासेस या फिर 4 ग्रुप बने हुए हैं। और हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अमीबोइड हमने पढ़ा था, अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पैरामीशियम है जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसको मूव करने में मदद करती है।
फूड कैप्चर करने में मदद करती है। इसके अलावा ट्राइपेनोसोमा हमने पढ़ा था, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, और प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है। ये जो 4 लिखे हुए हैं मैंने अलग से डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये क्या है, हमारे प्रोटोजोआ हैं, मतलब एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स। और तो बच गए जैसे युगलीना। युगलीना के अंदर भी हालांकि फ्लैजला होता है, 2 फ्लैजला होते हैं, लेकिन ये युगलिनोइड सेपरेट ग्रुप में रखा हुआ है, क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों से मिलते जुलते हैं। फ्लाई माउल्ड पढ़ा था, ये ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं इसको, जो कि ग्रुप बनाता है जब उसको भी प्लाज्मोडियम ही बोला जाता है। स्पेलिंग दोनों की सही है, लेकिन जब जो दोनों की एक जैसी मिलेगी प्लाज्मोडियम, इसकी और उसकी, लेकिन इसमें फर्क क्या रहेगा, जब भी आप बुक्स में देखोगे, बुक्स में जो ये प्लाज्मोडियम मिलेगा मलेरियल पैरासाइट, ये इटैलिक वर्ड में लिखा मिलेगा, थोड़ा तिरछे लेटर्स में मिलता है। और ये प्लाज्मोडियम जब यहाँ पे पूछा जाए आपसे पेपर के अंदर भी, प्रिंट पे आपको जाना पड़ेगा कि प्रिंट इटैलिक है या फिर एक जैसा ही है। उस केस में यदि आप बात करोगे तो यहाँ का जो यहाँ पे प्रिंट लिखा मिलेगा वो सीधे लेटर्स में मिलेगा, वहाँ पे इटैलिक लेटर्स में। क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिफिक नाम है, और साइंटिफिक नाम को लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, और वो एक ग्रुप को दिया हुआ सिंपल नाम है प्लाज्मो। के बाद डायटम्स का एक सेपरेट ग्रुप है, जो कि चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं ओशियंस में। और डिनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा था, कुछ रेड टाइड्स है वो कोज करते हैं। इसके अलावा इनके पास 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजला इनके टिप पे प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्सली। उसके बाद नेक्स्ट किंगडम देख लेते हैं, किंगडम फंजाई। और किंगडम फंजाई में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। जितने भी जैसे फंगस है, ओल्ड ज़्यादातर किसमें कौन सा टाइप का मिलता है, इसमें डेड एंड डिकोइंग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फंगस है वो ओल्ड चीज़ें हैं जैसे ऐसे ही पड़ी रहती है, और मॉइस्चर की कंडीशन में, नमी जब इनको मिल जाती है तो तब ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि नमी या फिर जो हीट और मॉइस्चर जब इनको मिलती है, तभी ये सैप्रोफाइटिक मोड है ऑर्गेनिजम्स वो शो करते हैं। इसके अलावा इनके भी जो फर्दर ग्रुप्स हैं वो बनाए गए हैं, फाइकोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, और एक रहता है ड्यूटीरोमाइस्टीज। 4 ग्रुप्स में इसको भी बांटा हुआ है। इनकी किस के बेस पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का ये यूज करते हैं, इसके अलावा इनका हैबिटेट का क्या है, किस जगह पे रहते हैं, के बेस पे हम जो किंगडम फंजाई है, क्योंकि इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इनकी फर्दर ग्रुप्स हैं वही हम एक आइडिया ले रहे हैं इनका। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि ये जो चारों ग्रुप्स हैं, जैसे फाइकोमाइस्टीज लिखा हुआ है यहाँ पे एस्कोमाइस्टीज है, ये बेसिडियो है, और ये ड्यूट्रियोमाइस्टीज। और इनके कॉमन नेम की बात करें तो फाइकोमाइस्टीज है जो, तो हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? कि इसके पास जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, तो सेलुलोजिक सेल वॉल होने की वजह से इसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइस्टीज, एस्को में ही नाम आता, वर्ड आता है एक, या मिलते जुलते वर्ड हैं, सेक एली जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, इसलिए इनको सेक फंजाई भी बोलते हैं। पेस्डियोमाइस्टीज के अंदर मशरूम फंजाई भी बोलते हैं, पफबाल भी बोला जाता है इनको, पफबाल्स। और जो मशरूम है ज़्यादातर हम वेजिटेबल्स में भी खाते हैं, वो बेसिडियोमाइस्टीज में आ जाती हैं। इसके अलावा ड्यूट्रियोमाइस्टीज, ड्यूट्रियोमाइस्टीज का जो एक नाम है वो है इम्परफेक्टी, जाई इनपरफेक्टी। इनको इनपरफेक्टी भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट रहता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से ही हमने ये 2 जो मेन ग्रुप बनाए हुए हैं, एस्को और बेसिडियोमाइस्टीज। तो जिस भी जो फंगस के अंदर यदि हमको कंप्लीटली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता लग जाता है, तो उनको हम इन क्लासेज के अंदर रख देते हैं, 3 जो ग्रुप बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाला ग्रुप है वो, जब हम किसी भी फंगस को स्टडी करते हैं तो उसका हमको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता नहीं है, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं माइसिलियम। माइसिलियम का मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है।
माइसीलियम, बॉडी स्ट्रक्चर में ही माइसीलियम पढ़ते हैं, और माइसीलियम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइपी। और हाइफी जब ग्रुप बना लेती हैं तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहती हैं, या फिर जो हाइफी है या जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, एसेप्टेट। एसेप्टेट मीन्स वहाँ पे सेप्टा एब्सेंट रहता है, और सिनोसिटी कंडीशन मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहती है। यहाँ पे ब्रांच्ड सेप्ट मतलब जो हमारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो ब्रांचेज मिलती हैं अलग अलग। ये भी ब्रांचड होती हैं, ये भी ब्रांचड, ये अनब्रांचड रहती है। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है ब्रांचड है, बाकी ये सारे क्या हैं, सेप्टेट हैं। सेप्टेट मीन्स यहाँ पे जो हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम जब जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है। लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कैसे दिखाई देंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, उसके अंदर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस हैं वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनकी कोई जगह फिक्स नहीं होती या सेल फिक्स नहीं होती है, हम बोल सकते हैं। इस कंडीशन को एसेप्टेट बोला जाता है, एसेप्टेट कंडीशन। और ये एसेप्टेट कंडीशन फाइकोमाइस्टीज में पाई जाती है, बाकी तीनों जो ग्रुप बच गए हैं उनके अंदर सेप्टेट कंडीशन मिलेगी। सेप्टेट मीन्स यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। इसके अलावा यदि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जू स्पोर्स या फिर हम बोल सकते हैं मोटाइल स्पोर भी बन सकते हैं, और एप्लानोस्पोर्स भी बन सकते हैं। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडिया के द्वारा होता है, यहाँ पे बेसिडियो में अब्सेंट होता है ज़्यादातर, हम इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी कोनेडिया ही बनते हैं जो डिट्रियोमाइस्टीज है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली कुछ वर्ड यूज किए हुए हैं, ये पिक आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको समझाया है ताकि हम जो ग्रुप्स हैं उनका एक जर्नल आइडिया ले सकें। तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, एंडोजीनियसली एंड एक्सोजीनियस। एंडो का मतलब होता है जब हमारी जो सीड हैं या फिर जो स्पोर की बात करेंगे, यहाँ पे इस एक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि वो हाइफी के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उनको एंडोजीनियसली बोलते हैं। एंडोजीनियसली कहाँ है, एंडोजीनियसली हमारा फाइकोमा स्टेज में है, और जबकि बाकी बचे हुए के अंदर क्या है, एक्सोजीनियस। तो ये फाइकोमा स्टेज है, थोड़ा इनसे सबसे सेपरेट है, ऐसे करेक्टर शो करता है ये। तो एक इसके भी करेक्टर हम नहीं याद कर लिए तो इससे अपोजिट करेक्टर लगभग बाकी ग्रुप्स के अंदर बच जाते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे oospores बनते हैं। oospores मीन्स जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा बनता है साइज में, मेल गैमेट छोटे बनते हैं। एस्को एंड जो बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर हैं जो उनके स्पोर्स हैं, उनको ही हम एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, कुछ स्पेशल नाम है वो दिए जाते हैं। ये स्पोर कैसे बनते हैं, एंडोजीनियसली, और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। अभी बता, बॉडी से बाहर, जैसे ये बॉडी के अंदर थे और कुछ स्पोर्स ऐसे बॉडी से बाहर बनते हैं, तो हम एक्सोजीनियसली बोलते हैं। यहाँ पे ड्यूटेरोमाइस्टीज की सबसे मेन करेक्टर यही है कि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब्सेंट। के बाद डाइकैरियो स्टेज, डाइकैरियो का मतलब दो न्यूक्लियस जब एक साथ आ जाते हैं, दो सेल जब फ्यूज करती हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो एस्कोर बेसिडियोमाइस्टीज में ही प्रेजेंट होती है। इनमें एक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर दो सेल जब फ्यूज करेंगी तो वो क्या करेंगी, पहले उनके न्यूक्लियस पास पास आएंगे, और न्यूक्लियस पास आने की वजह से दो न्यूक्लियस जब एक सेल में पास आ जाते हैं उसको डाइकैरियोफेज बोलते हैं। और ये डाइकैरियोफेज एस्को और बेसिडियोमाइस्टीज में ही प्रेजेंट होती हैं। अदर फीचर्स की बात करें, ये एक्वेटिक होती हैं, और ज़्यादातर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सबके अंदर ही है। ये एक्वेटिक हैं, ये सैप्रोफाइटिक हैं, ये सोइल वगैरह में मिल सकती हैं। तो ये कुछ हैबिटेट है वो तो सबके अंदर कॉमन ही रहते हैं लगभग। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें राइजोप्स भी आ जाते हैं, एल्बुगो और म्यूकर के अंदर न्यूरोस्पोरा, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे मोरल्स, ट्रफल्स वो आ जाते हैं, अगैरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, पक्सीनिया, और स्टिलैगो मट फंगस भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे किसके, ये एग्जाम्पल तो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ते हैं, और जब हम करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इनके जनरली तो कुछ पॉइंट है वो जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कॉमन नेम याद रख सकते हैं, और उसके अलावा माइसीलियम की स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ से भी हमारे जो 4 पॉइंट हैं वो
अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल एक एक है वो याद रखा जा सकता है। उसके बाद है हमारा 4th नंबर पे किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल। और कैसे होते हैं ये? ऑटोट्रोपिक। और ऑटोट्रोपिक में भी क्या मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोर्स भी रहते हैं। इंसेक्टिवोर्स जो इंसेक्ट वगैरह है उनको खाते रहते हैं, जैसे पिचर प्लांट होता है। इसके अलावा एक अमरबेल जो होता है वो क्या करता है? कस्कैटा भी बोलते हैं, कस्कुटा, जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी शो करता है। ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो आते ऑटोट्रोपिक में ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी मिलते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक प्लांट भी मिल सकते हैं। इसके हम कुछ ग्रुप्स हैं, जनरल ग्रुप्स, वो देख लेते हैं। ग्रुप्स को हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो किंगडम प्लांट है उसको हमने दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, वो बाहर दिखाई नहीं देते। और इनके अंदर कुछ स्टेजेस बनती है, जैसे गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफाइट बोलते हैं, प्लांट बॉडी बनती है। और इसके अलावा एक स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। और गैमेटोफाइट के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे एरोगैम्स के अंदर हैं जो सेक्स ऑर्गन है वो एक्सपोज्ड होते हैं। तो फ्लावर के अंदर हम देखते हैं स्टेमन और पेटल वगैरह वो एक्सपोज रहता है, इजिली बाहर से विजिबल रहता है। क्रिप्टोगैम्स में 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब है इनकी जो बॉडी होती है वो अनडिफरेंशिएटेड रहती है, बोल सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ ये absent होती हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे हम अलगी को देखते हैं, धागे से मिलेंगे। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आ जाती है। हालांकि फंगस है वो हमने अलग से पढ़ लिया है, अलग से उसका किंगडम बनाया हुआ है। तो ये अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में थे जब उसमें प्लांट के अंदर रखा गया था इसको, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट किंगडम है वो बन चुका है अभी। हालांकि थैलोफाइटा का जब हम जिक्र करते हैं उसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी ना एल्गी की होती ना फंगस की होती। तो एल्गी की बात करें तो ये हमारी 3 टाइप्स की मिल सकती हैं, इनके कलर के बेस पे, या इनके बोल सकते हैं कि जो इनका पिगमेंट होता है उसके बेस पे। जैसे सबसे पहले क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में आ जाती है हमारी ग्रीन एल्गी। उसके बाद आ जाती है ब्राउन एल्गी, ब्राउन को बोला जाता है योफाइसी। और उसके बाद आ जाता है हमारा रेड एल्गी, रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी। कलर के बेस पे एल्गी के हमने 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, 3 क्लासेस बनाई हुई हैं अलग से। और उसके बाद हमारा जो दूसरा है क्रिप्टोगैम्स में वो ब्रायोफाइट्स। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स थोड़े लैंड की तरफ बढ़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन वाटर की भी इनको जरूरत रहती है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को वाटर की जरूरत रहती है, किसके लिए? अपने गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो वहाँ पे गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो हैबिटेट हैं वो वाटर के आसपास ही क्यों मिलते हैं, टोटली लैंड पे क्यों नहीं मिल सकते? क्यों? इनको गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ब्रायोफाइट को स्पेशली क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये ड्यूल हैबिटेट शो करते हैं। कुछ स्टेज है इनकी वाटर के अंदर पूरी होती है और कुछ लैंड पे पूरी करते हैं। और जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फिलोएम बनना शुरू हो चुके हैं। और जाइलम और फिलोएम का बनना लैंड हैबिटेट की तरफ शो करता है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ। और इसके बाद के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे टेरिस्ट्रियल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं तो यहाँ से इवोल्यूशन भी समझ में आता है। इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है अपने एक्वेटिक मोड से टेरिस्ट्रियल मोड की तरफ बढ़ते हैं, टेरिस्ट्रियल मोड। और जिम्नो ये फिनेरोगैम्स के अंदर हैं स्पर्मेटोफाइटा, जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा मीन्स के अंदर जो सीड है वो प्रोड्यूस होते हैं। और सीड जब कवर्ड होते हैं ओव्यूल के, ओव्यूल से बनते हैं सीड। और ओव्यूल जब ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो
सीड आगे बनाएगा, और सीड किसके अंदर, फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, तो उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ये एडवांस प्लांट होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स के बाद यदि करें हम, एडवांस करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये नेक्ड सीड वाले प्लांट होते हैं। इनके अंदर जो सीड बनेंगे वो किसी भी कवरिंग से ढके हुए नहीं रहते। यदि यहाँ पे बात करें, हमने जो टोटल 5 ग्रुप या डिविजन्स की बात की है एल्गी के अंदर, प्लांट के अंदर सबसे पहला एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है, और फिर एंजियोस्पर्म्स है। और ये हम देख सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म या लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म या प्लांट से हम हायर प्लांट्स या मोर एडवांस प्लांट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। और जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या फिर ग्रुप पढ़ते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे, उसके बाद उनके अंदर कैरेक्टर्स कैसे चेंज हुए, और वो कैसे आगे एडवांस प्लांट या फिर एडवांस ऑर्गेनिज्म बने हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट किंगडम है, किंगडम एनिमिलिया देख लेते हैं। और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और हेट्रोट्रोपिक में हमने पढ़ा था कि ये अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किया जाता है। इसके अलावा पैरासिटिक भी होते हैं, और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। और कुछ सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दो ही कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, हेट्रोट्रोपिक मोड। और दूसरी बात क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल इनके पास प्रेजेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस। और इसके अलावा इनका जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पास सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहती है। इसके अलावा जब ये सेल डिवीजन करती हैं, सेल इनकी सेल डिवीजन में एक स्पेशल मोड होता है सेल को डिवाइड करने का, या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, सेल जब डिवाइड होती हैं न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद, तो वो सेल फर्रो बनाती हैं, सेल फर्रो। ऐसे कोई भी करेक्टर हमको कहीं से भी याद हो तो वो हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप्स की बात करें कि इसके क्या क्या ग्रुप बनाए हुए हैं, वो देख लेते हैं। किंगडम एनिमिलिया है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और इसके हमने मेन जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो ये हैं, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इसको निडेरिया भी बोलते हैं, टिनोफोरा है, प्लेटिया एलिमेंट्स है, एस्किया एलिमेंट, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। तो टोटल यहाँ पे हम बात करें 11 ग्रुप्स आ जाते हैं। और प्लेटी एलिमेंट्स 5 नंबर पे एस्की एलिमेंट है, 6 पे एनालिडा है, 7 पे अर्थ्रोपोडा, 8 पे मोलुस्का, 9 पे काइनोडर्मेटा, 10 पे है हेमिकोर्डेटा, और लास्ट में आ जाता है कोर्डेटा। तो एनिमल्स के हमने 11 ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि वो कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। और इनके ग्रुप बनाने के लिए हमने कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं, जैसे सेलुलर लेवल। सेलुलर जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, सेलुलर का मतलब इनके अंदर केवल सेल्स मिलती हैं, सेल आगे टिश्यू नहीं बनाती हैं। तो इसके अंदर पोरीफेरा जो सबसे पहला ग्रुप है, सबसे लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल की बात करें, पोरीफेरा होता है। और ये एक्वेटिक रहता है ज़्यादातर, एक्वेटिक। और इसके अंदर वाटर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल वो पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। पोरीफेरा मीन्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद यदि हम आगे की बात करें तो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस किस में पाया जाता है। बाकी सारे जो ग्रुप्स बच गए हैं 10 ग्रुप, उनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जैसे कुछ शुरुआत वालों में टिश्यू मिलेगा, और लास्ट वालों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। उसके बाद यदि हम इनकी सिमेट्री की बात करें, बॉडी को कट करें जब, यदि वो किसी भी प्लेन में हम काटें, वो दो इक्वल भाग में कट जाए, मतलब एक प्रकार की स्पेरिकल लाइक बॉडी हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ऐसी सिमेट्री किसके अंदर मिल जाती है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। निडेरिया क्यों, क्योंकि इनके पास एक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है, स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग का मतलब जो डंक मार सकती है, और इसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं। जब भी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी प्रे वगैरह या शिकार को पकड़ना हो इनको, तो उस डंक से उसको पैरालाइसिस कर देती है, और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करती है इन सेल्स का, स्टिंगिंग सेल। और इन स्टिंगिंग सेल को हम क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट बोलते हैं।
नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट होने की वजह से इनका नाम है निडेरिया भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है कि वो बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक है वो मैं बता रहा हूँ इनके, जस्ट बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? ल्यूमिनेंस मीन्स लाइट प्रोड्यूस करना, और बायो मीन्स बायोलॉजिकली या इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से लाइट प्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अलावा जैसे जुगनू होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है रात को, इसी तरीके से इनके अंदर भी रात को देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो लाइट प्रोड्यूस करते हुए मिलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री मीन्स जैसे हमारे अंदर है, हम को एक प्लेन में यदि हम कट करें तो इक्वली दो भाग में बंट सकते हैं, और किसी प्लेन में यदि हम कट करेंगे तो वो दो भाग इक्वली नहीं बंटेंगे, हम बायलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। और बायलेटरल सिमेट्री बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है। और जैसे जो करेक्टरिस्टिक्स बात करें नीचे वाले ग्रुप्स में मिल रहे हैं तो वो एडवांस करेक्टरिस्टिक्स हैं। बायलेटरल सिमेट्री एक एडवांस करेक्टरिस्टिक है, इसी तरीके से जैसे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या है आपका एडवांस करेक्टरिस्टिक आता है। जैसे प्लेटी एलिमेंट्स है, इसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स आ जाते हैं। फ्लैट वॉर्म्स मीन्स उनकी मोटाई नहीं होती, ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल पतले होते हैं वो, और ज़्यादातर ये डिजीज कोज कर सकते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है। एस्की एलिमेंथ में भी पैरासिटिक मोड है, और एलिमेंथिस मीन्स ये भी वॉर्म्स हैं, लेकिन ये राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं। राउंड वॉर्म्स मीन्स नॉर्मली तो इनकी बॉडी कैसी होती है इस टाइप से, लेकिन जब इनको कट करते हैं तो ये सर्कुलर ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देता है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं, ना कि ये बॉडी इनकी ऐसी पाई जाती है। ऐसा इनका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, मतलब जब इनको बीचों बीच काटते हैं और ऊपर से देखते हैं तो राउंड दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एस्की एलिमेंट्स बोला जाता है। और आगे ये सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स मतलब बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होती है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब, और इसके अलावा जो हमारी स्किन है या फिर जो बॉडी वाल है उसके बीच की जो भी जगह बच जाती है उसको बॉडी कैविटी बोला जाता है। और जिसके अंदर ये अच्छी खासी बॉडी कैविटी मिलती है उनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं। सिलोमेट्स में हम आ जाते हैं जैसे, और जिनके अंदर कुछ कुछ जगह पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, और जिसमें बिल्कुल ही एब्सेंट होती है उसको एसिलोमेट्स बोला जाता है। तो सिलोमेट्स में भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये वॉर्म्स आते हैं ना, जैसे एलिमेंथिसिस बात की है, ये इसके अंदर आएंगे, ये एसिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स में आते हैं। इसके अलावा सिलोमेट्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, अंदर बॉडी के खाली जगह प्रेजेंट होती हैं, उसमें बाकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो सिलोमेट्स में आएंगे। और सिलोमेट्स में क्या है? एनालिडा, जिसमें अर्थवॉर्म आ जाता है, अर्थ्रोपोडा जिसके अंदर इंसेक्ट आ जाते हैं, और सबसे लार्जेस्ट किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है इसको एनिमल्स किंगडम के अंदर, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ग्रुप है। मोलुस्का के अंदर स्नेल्स वगैरह आ जाती हैं, इनकी बॉडी है जो कैल्सीरियस कवरिंग से ढकी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग से। अकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये भी एडवांस ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। हेमिकोर्डेट, अकाइनोडर्मेटा की बात करें जैसे इसके अंदर स्टारफिश आ जाता है। स्टारफिश इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? अकाइनोडर्मेटा, अकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी है नुकीली रहती है ऊपर से यदि हम देखें। और हेमिकोर्डेटा मतलब, हेमी का मतलब होता है आधा, और कोर्डेटा मतलब जिनके अंदर कोर्डेट्स प्रेजेंट, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एम्ब्रियोनल स्टेज में प्रेजेंट होती है, और वो एक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करती है। तो हेमिकोर्डेट्स जो नाम है वो पहले कोर्डेटा के अंदर ही आता था, क्योंकि इसके अंदर एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती थी, लेकिन जो ट्रूली नोटोकॉर्ड नहीं थी वो क्या रहती थी? स्टोमोकॉर्ड, उसको नाम दिया गया बाद में स्टोमोकॉर्ड, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थी। लेकिन जो नोटोकॉर्ड हम पढ़ते हैं वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही होती है, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो रहते हैं हमारे कोर्डेट। और कोर्डेट सबसे फिल्म है, जितने में हमने फाइलम पढ़े हैं ये, इसे पिछले वाले 10 फाइलम में से सबसे ज़्यादा एडवांस कोर्डेटा होता है। और कोर्डेटा के अंदर भी आगे ग्रुप्स बनाए गए हैं, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, हेलो कोर्डेटा, और ये दोनों हैं ये प्रोटोकोर्डेटा में भी आते हैं। प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटो मीन्स
प्रीमिटिव टाइप के कोर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन वो प्रीमिटिव टाइप के हैं। यूरो के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड? केवल टेल में। और यहाँ पे क्या रहती है? हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, हेड टू टेल। लेकिन वो कहाँ पे? एम्ब्रियो के अंदर। और आगे आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अलावा वो परसिस्ट करती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। कब? थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, अडल्ट में भी मिलती है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या मिलेगी कंडीशन? जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस कर दी जाती है जैसे ही बॉडी आगे ग्रो करती है। किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसलिए इनका नाम आता है वर्टिब्रेट्स। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही के अंदर जो नर्व कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करती है ये। और जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और वर्टिब्रेट्स को भी आगे यदि हम डिवाइड करें तो इसके अंदर भी फर्दर क्लासेस बनाई हैं, फर्दर ग्रुप्स बने हुए हैं। और उन ग्रुप्स की बात करें तो केवल क्लासेस के नाम ही हम देखेंगे। जैसे कुछ क्लासेज हैं, 7 क्लासेज आती हैं इसमें। साइक्लोस्टोमेटा, बोनी फीसिज को हम ओस्टियो फीसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेजनस को हम कॉन्ड्रियो फीसिस भी बोलते हैं। HESE या SIS रहता है। और उसके बाद जो 4 हैं ये एडवांस होती रहेंगी जो क्लास हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एडवांस है। जैसे सबसे एडवांस में हमारा मैमली आ जाते हैं, मैमल्स, ह्यूमंस बीसी में आ जाते हैं। और यहाँ पे एम्फीबियंस आ जाते हैं, मेंढक वगैरह, एम्फीबियंस। यहाँ पे रेप्टाइल्स और यहाँ पे बर्ड्स। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जब हमने शुरुआत की थी एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा से शुरू किया था। पोरीफेरा बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही जगह रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और किस तरीके से एडवांस होते होते हम आज मैमल्स में भी ह्यूमंस तक पहुंचे हुए हैं। एक प्रकार का इवोल्यूशन भी हमको पता लगता है जब हम ग्रुप पढ़ते हैं। और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहती है। तो इस तरीके से हमको एक स्टोरी भी पता लगती है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक के बाद एक है वो आगे बढ़े हैं। और लास्ट रहेगा यूजफुलनेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम जो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी लिख सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत रहती है। ज़रूरत के बेस पे ही हम यूजफुलनेस वर्ड है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है, स्टडी को क्या किया हुआ है, काफ़ी कन्वीनियंट किया हुआ है। इजिली हम उसको बोल सकते हैं, इजिली हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारी जो ड्रॉबैक्स थी, जो ड्रॉबैक्स थी किसकी? पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, उनको दूर किया हुआ है। जैसे पहले जो फंजाई है एंड प्लांट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता था, लेकिन इसने अलग अलग किंगडम बना दिए हैं। पहले जो यूनिसेलुलर है एंड मल्टी सेलुलर, उनको एक ही जगह रखते थे, लेकिन इन्होंने अलग ग्रुप बना दिए हैं। जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उनको मल्टी सेलुलर से बिल्कुल अलग किया हुआ है। और ये किसके अंदर पढ़े थे हमने? प्रोटिस्टा के अंदर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाकी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है उसके लिए फंजाई है, किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमलिया वो बनाया है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक से अलग किया हुआ है। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को बिल्कुल अलग किया हुआ है। जैसे यहाँ पे फंगस और प्लांट का हमने पढ़ा, फंगस और प्लांट को पहले एक ही जगह रखते थे क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। ये बिल्कुल हेटरोट्रोपिक है और ये ऑटोट्रोपिक रहता है। इसके अलावा इनकी सेल वॉल की भी जब हम डिटेल बात करें तो सेल वॉल अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। ये काइटिन की बनी होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता था पहले, लेकिन इनके लिए सेपरेट ग्रुप्स है वो बना दिए गए हैं। इसके अलावा हम 5 ग्रुप्स पढ़ते हैं, जो 5 किंगडम पढ़ते हैं वो भी डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही उनको अलग अलग किया हुआ है। जैसे जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने मोनेरा में रख दिया है। इसके अलावा यूकैरियोट्स
यूकैरियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर, उनको हमने सेपरेट किंगडम में रखा है, फंजाई के लिए अलग किंगडम बनाया है। ये कुछ यूजफुलनेस है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जस्ट एक ओवरव्यू ही नहीं देखा जो एनसीईआरटी में एक ही जगह दिया हुआ है। इसके अलावा हमने उसकी जो फर्दर ग्रुप्स हैं अलग अलग किंगडम के अंदर, प्लांट में हमने पढ़े हैं 5 ग्रुप हैं, एनिमल्स में टोटल हमने 11 ग्रुप्स पढ़े हैं जिनको हम फाइलम बोलते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा और जो मोनेरा है उनको भी हमने डिफाइन किया है। तो इस तरीके से एक सिंपली आप ओवरव्यू ले सकते हो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कितना एक इलेबोरेट सब्जेक्ट है, इलेबोरेट टॉपिक है। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही। बाकी चैनल के साथ कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। सो मच।